और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है दिए का सवाल, हलाल पर बवाल। हलाल क्या आपको बताऊंगा, पहले देखिए योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। गोरखपुर में एक बच्चे को अन्नप्राशन कराया उन्होंने। देख 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 हाँ भाई देखो 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 वहां देखने से कोई फायदा नहीं। इधर 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 बाबा को मत देखो। देख 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 उसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, गोवर्धन पूजा थी तो योगी ने गोवर्धन पूजा की गोरखपुर में ही। उसके बाद गौ सेवा की, गाय को गुड़ खिलाया, फल खिलाए, रोटी खिलाई। केला और खाई गए केला। मैं सबसे पहले तमाम सबको गोवर्धन की शुभकामनाएं, बधाइयां। हमारे भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। कुट का ये जो पर्व है आज यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के हवाले से जिस तरह से उनके नाम से खाना बनाया जाता है, लोगों को, गरीबों को खिलाया जाता है, मुझे लगता है कि हर धर्म में इसी तरह की परंपराएं होती हैं। आज पावन गोवर्धन पूजा है। पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, ये गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन इस बात के प्रतीक हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही हलाल प्रोडक्ट्स पर हमला किया, यानी जिन प्रोडक्ट पर, जिन उत्पादनों पर हलाल का स्टिकर लगा होता है। योगी ने आज कहा कि हलाल प्रोडक्ट का आतंकवाद से कनेक्शन है, इसका पैसा वहां इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज दीपोत्सव की तस्वीरें साझा की, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर डाला कि लोग वहां कैसे तेल उठाकर भर रहे हैं। अखिलेश ने इससे पहले दीपोत्सव पर सवाल उठाए थे कि इसकी जरूरत क्या है, लाइट लगा ली जाए, लेकिन अखिलेश ने यह वीडियो साझा किया जिसमें वो दिखा रहे हैं लोग दिया उठा रहे हैं, दिए में जो तेल है उस तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। अखिलेश इस जरिए से यूपी की गरीबी पर हमला कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर वार कर रहे हैं। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। आप जबरदस्ती करके हमें नहीं खिला सकते कोई चीज, अगर वो हलाल नहीं है तो नहीं खाएंगे। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, अब वो संविधान देता है। झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। सारी दवा कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट ले रखे हैं। क्या योगी जी उन तमाम का धंधा चौपट करना चाहते हैं मुसलमान के नाम? दिए वाले सवाल के बाद उत्तर प्रदेश में नया बवाल शुरू हो गया है। जैसे ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का ऐलान किया और कह दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन का आतंक और धर्मांतरण से कनेक्शन है। हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। नया सियासी तूफान शुरू हो गया। बड़े बड़े मौलानाओं से लेकर विपक्षी नेता योगी के फैसले पर सवाल उठाने लगे। कोई इसे सीएम का एक तरफा फरमान बता रहा तो कोई हलाल सर्टिफिकेशन को रोजी रोटी के टेंशन से जोड़ने लगा। सब लोगों के अपने कारोबार हैं और कारोबार से उनकी जिंदगियां चलती हैं, उनके बच्चे, उनका लालन पोषण, ये सब कुछ उनके कारोबार से चलता है। आपके कहने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा जो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए जरा हलाल को लेकर बवाल है क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया। कहा अब कोई भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट से नहीं बिकेगा। कोई नियम तोड़कर खरीदता है, बेचता है तो सख्त कार्रवाई होगी। हैरानी है कि साबुन, कपड़े पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है।
देश में हलाल सर्टिफिकेशन का 25,000 करोड़ का कारोबार है। हलाल सर्टिफिकेट वाली संस्थाओं को किसी एजेंसी से मान्यता नहीं है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद में होता है। छांगूर जैसे कई लोग अलग अलग वेश में समाज में छिपे हैं और इन्हें हलाल सर्टिफिकेट के जरिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल उठाए, कहा ये लोग सिर्फ सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट खराब है तो पूरे देश में बैन क्यों नहीं है? हलाल नहीं तो क्या आप हराम सर्टिफिकेट लेंगे? समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। अखिलेश के करीबी सपा नेता सुनील साजन भड़क उठे, कहा सीएम योगी इस्लामी राजनीति की बात कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने किया? धर्म की आड़ में पिछड़े दलितों का हक कौन छीन रहा है? वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल योगी के समर्थन में आए, कहा हलाल नॉमिक्स देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ है। हलाल के नाम पर एंटी नेशनल अड्डे बन गए। गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेशन से करोड़ों जमा हो रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल आतंकी और देश विरोधी काम में होता है। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा हलाल सर्टिफिकेट की शरीयत में कोई हैसियत नहीं। मजहब की आड़ में पैसा कमाने का काम हो रहा है, लेकिन भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है। साजिद रशीदी कह रहे हैं योगी जी का बयान बहुत शर्मनाक और संविधान के खिलाफ है। हलाल सर्टिफिकेट तो बाबा रामदेव ने भी लिया है, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारी दवा कंपनियों ने भी हलाल सर्टिफिकेट ले लिया है। क्या आप मुसलमानों के नाम पर क्या उनका धंधा चौपट करना चाहते हैं? सुनिए जरा योगी ने क्या कहा, क्यों कहा और विपक्ष और दूसरे धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। मैं बहुत था, मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं हो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेट तो बाबा रामदेव ने भी ले रखा है, तो क्या योगी जी बाबा रामदेव की भी मुखालफत कर रहे हैं? बहुत सारी दवा कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट ले रखे हैं। क्या योगी जी उन तमाम का धंधा चौपट करना चाहते हैं मुसलमान के नाम पर? प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए अपनी रियाया के लिए। हलाल का लफ्ज इस्तेमाल करके एक अलग तरीके से एक मैसेज देना है। इस काम को अंजाम दे रहे हैं या कर रहे हैं तो वो दरअसल पूरे समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हलाल के नाम पर ये किसी और को नहीं, देश को हलाल करना चाहते हैं और देश के ऊपर हमला जो वादी जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसको विकसित करना चाहते हैं। देश के अंदर अलगाववाद फैलता है। इससे आतंकवाद की जड़ हलाल है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, और वो संविधान देता है। का पैसा आतंकवाद के लिए खर्च हो रहा है। योगी जी बताएं कौन सा आतंकवाद? तालिबानी आतंकवाद, अफगानिस्तानी आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद? भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर हलाल सर्टिफिकेट खराब है तो हलाल सर्टिफिकेट को पूरे देश में बैन क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? क्यों आप उस सर्टिफिकेट को रख के चलते हैं? और हलाल का सर्टिफिकेट अगर कोई लोग नहीं लेंगे तो क्या हराम का सर्टिफिकेट लेंगे? इस चीज को भी आपको बताना होगा। आइए अब आपको बताऊं, हलाल पर बहुत बात हो गई, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या, इसका क्या मतलब और मायने हैं? देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वैध यानी वैलिड। आमतौर पर खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी होता है। इसे गारंटी माना जाता है कि प्रोडक्ट मुसलमानों के हिसाब से बना हुआ है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इस्लाम में हराम माना गया हो उस प्रोडक्ट में। हलाल सर्टिफिकेशन वेज नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट के लिए होता है। मुस्लिम देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना है तो यह जरूरी होता है कि कंपनी पहले हलाल सर्टिफिकेशन ले ले वहां से। भारत में खाने पीने के सामान का सर्टिफिकेट FSSAI जारी करता है, लेकिन FSSAI किसी तरह का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है।
भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां ही हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट भी है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो उसे हलाल से जुड़ी एजेंसी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उत्पाद की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर यह है कि सर्टिफिकेशन पूरी तरह से निजी हाथों में है, प्राइवेट हाथों में। आरोप लगते हैं कि बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। दावा यह भी है कि कई कंपनियां पैसा देकर बिना जांच के सर्टिफिकेट ले लेती हैं। यूपी में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े कई लोग भी पकड़े जा चुके हैं। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन किया हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता इमरान मसूद और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। हलाल हमारा एक रिचुअल है और वो हमें संविधान ने आजादी दी है कि हम अपने धर्म को आजादी के साथ माने और वो उसी का एक रिचुअल है। आप जबरदस्ती करके हमें नहीं खिला सकते कोई चीज, अगर वो हलाल नहीं है तो नहीं खाएंगे। आप जबरदस्ती नहीं खिला सकते। ये सर्टिफिकेट ये सब आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे तो 10 साल से क्या आप मक्खी मार रहे थे? आप सरकार के अंदर आप बताओ कितना आपने नेक्सस पकड़ा। आप नफरत मत बांटो, आपको मुसलमान के खिलाफ सिर्फ नफरत दिखाई देती है। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, इस पर कंट्रोल जरूरी है। अब हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का जो गोरख धंधा, इंटरनेशनल गोरख धंधा भारत से कुछ लोग चला रहे हैं, वो लोगों के साथ छल कर रहे हैं और उसको जो है वो बेलगाम और बिना कंट्रोल के जो है वो नहीं चलने देना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा अखिलेश यादव ने वीडियो साझा किया जो शुरू में मैंने आपको दिखाया। अखिलेश दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे थे, दीप जलाने की जरूरत क्या है, अयोध्या में लाइट लगा लीजिए। अखिलेश ने तस्वीर साझा की जिसमें जो दीपोत्सव की बात की है, जहां लोग देखिए दियों से तेल बोतलों में भर रहे हैं और ले जा रहे हैं। अखिलेश ने इस पर सवाल उठाए। देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। उन्होंने कहा था पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, दीपावली पर हमें भी उनसे ऐसे ही सीखना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसे खर्च करने का क्या मतलब है। उसके बाद ये तस्वीरें साझा की उन्होंने। अयोध्या में दीपावली का सच तो वो दृश्य है जब दीपोत्सव खत्म होते ही लोग दियों से तेल बोतलों में भरने लगे और चलते बने। रोशनी के बाद का यह अंधेरा अच्छा नहीं लगा। अब देखिए इस पर योगी ने जवाब दिया। योगी ने कहा गद्दी तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। बिना विवेक वाले लोग ही दीपावली जैसे पर्व का विरोध करते हैं। कुछ लोगों को राम मंदिर और सनातन के पर्व से नफरत है। उन्हें तो कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, वो राम और कृष्ण द्रोही हैं। अखिलेश का यह बयान कुम्हारों और किसानों का भी अपमान है। देश भर के 2 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे इस काम से जुड़े हैं। अब देखिए आजम खान ने कहा जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा असली अंधेरा अखिलेश यादव की सोच में है। दीप जलाना प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जो ऐसे बयान दे रहे हैं जनता उन्हें राजनीतिक रूप से अंधकार में ढकेल देगी। संजय निषाद कह रहे हैं ये दिल जले लोग हैं इसलिए इन्हें दिया जलने से परेशानी है। दीपक कौन बनाता है? कुम्हार और प्रजापति बनाते हैं। घाटों पर दीपोत्सव से नाविकों को भी रोजगार मिलता है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीने जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। उसके लिए प्रयास करना होता है। उनका बचपना नहीं जाता है और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिपाही में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है।
नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। दरअसल समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। दिया जलता है, दिल नहीं जलना चाहिए। कुछ लोगों का दिल जलता है, दिया तो प्रकाश करता है, प्रकाश सबके लिए होता है। अब दिया से उनका नफरत क्यों है? मैं समझता हूँ दिया से नफरत इसलिए होगी कि उसको कुम्हार बनाता है, प्रजापति बनाता है। वहां पर रामोत्सव से नफरत इसलिए है कि वहां पर आते हैं तो मल्लाहों को नाव चलाने के लिए सर्वनिर्गत जगह मिलती है। नफरत उनको इसलिए हो सकती होगी कि वहां भगवान की पूजा में फूल आते हैं, वो माली लाता है। तो यानी पिछड़ों से उनका जो नफरत है वो दूसरे शब्दों पे आई है। एक और खबर आई कि सऊदी अरब में बैठकर एक शख्स ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। इनका नाम है अली अकबर। सऊदी अरब से धमकी दी, यहां पुलिस ने FIR लिखी, इनके घर तक पहुंची पुलिस। उसके बाद इन्होंने माफी का वीडियो बनाकर वायरल किया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कल मैं जो वीडियो बनाया था तो गलत बना दिया था जज्बाती में आकर के, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड है दिल पे मत लेना, जज्बाती होकर के जो है मैं वीडियो डाल दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कृपया करके ट्रोल ना करें, मैं माफी चाहता हूँ। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कल हमने बात की थी क्या महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, महागठबंधन में कल आखिर क्या बड़ा होने वाला है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए आज कांग्रेस के संकट मोचक बनकर अशोक गहलोत पहुंचे पटना। ये उनकी गाड़ी आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। और उसके बाद अशोक गहलोत लालू यादव तेजस्वी यादव से मिले और राबड़ी देवी भी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत बैठे हैं, उनके ठीक बगल में तेजस्वी यादव, सामने बेड पर लालू यादव बैठे हैं, दूसरी तरफ सामने राबड़ी देवी बैठी और लंबी बातचीत हुई। अब तक जो खींचतान मची थी इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, फ्रेंडली फाइट, दोस्ती वाली लड़ाई जो हो रही थी उसको लेकर ये सारी बातचीत हुई है। और क्या तेजस्वी के सीएम फेस पर भी बातचीत हुई है। उसके बाद जब अशोक गहलोत बाहर निकले तो उन्होंने कहा ऑल इज वेल, या सब कुछ ठीक है। अच्छी बात हुई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें स्पष्ट हो जाएगी। महागठबंधन के लिए आज की रात बहुत भारी है। क्या कल तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा? क्या इसी वजह से फ्रेंडली फाइट की नौबत बनी है? अशोक गहलोत की आज लालू और तेजस्वी से मुलाकात में क्या बात बन गई है? कल राहुल तेजस्वी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे। तो यह मुलाकात हुई लालू यादव के घर में। अशोक गहलोत, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बैठे थे। तो घर में आखिर क्या बात हुई? सवाल यह है, बिहार में दूसरे चरण में नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। यानी जिन्होंने साथ साथ यानी आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने एक साथ एक ही सीट से नॉमिनेशन कर दिया है, कल आखिरी दिन है नाम वापस लेने का। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। महागठबंधन में करीब दर्जन भर सीट पर बात नहीं बन पाई। इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की आशंका बनी हुई है। गहलोत ने तेजस्वी और लालू से मुलाकात की है। दोनों तरफ से ऑल इज वेल का भरोसा जताया जा रहा है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। संभव है कि कुछ सीटों पर नाम वापस ले लिए जाएं। तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की भी अटकलें। हालांकि गहलोत ने आज फिर इसको लेकर सीधा जवाब नहीं दिया। केसी वेणुगोपाल ने भी तेजस्वी से बात की है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने पिछली बार से 9 कम 61 उम्मीदवार उतारे हैं। लेफ्ट ने 35 तो मुकेश सहनी ने 15 उम्मीदवार उतारे। इस तरह महागठबंधन के 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार हैं। मतलब करीब 12 सीटों पर आपस में भिड़ंत होनी है। कल नाम वापस होने पर
कुछ सीटें पर फ्रेंडली फाइट जरूर हो सकती है, कुछ सीटों पर नाम वापस लिया जा सकता है। पहले फेज में भी कुछ सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है, जहां नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी। आइए आपको सुनवाऊं महागठबंधन में जो खींचतान चल रहा है, सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है, इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत कीजिए। महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश आ रहा है। और एक दो ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं? जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे? क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है, जब दिलों का नहीं होता है तो ये नहीं होता है। तो इसीलिए आज एनडीए के लोग काम में लग गए हैं। जो लोग खड़े थे अमित शाह के कारण वो बैठ भी गए आग्रह पर। ऐसे ही काम होता है। पहले से हार मान चुके हैं लोग, तो गिनती दिखा रहे हैं लोगों को कि हम इतनी सीटों पर अपने गठबंधन में अपनी शान बढ़ा रहे हैं लोग कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। जो सीटों को लेकर फजीहत है वही साबित करता है ये लोग वॉक ओवर दे रहे हैं। अब देखिए जरा, तेजस्वी यादव खुलकर तो नहीं बोला जो अशोक गहलोत से बात हुई, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादों का पिटारा खोल दिया। तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि वो सत्ता में आए तो बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी होगी, और बड़े बड़े ऐलान किए तेजस्वी यादव ने। देखिए जरा तेजस्वी के वादों के पिटारे में क्या था और उस पर बीजेपी प्रहार कर रही है। तेजस्वी ने चुनाव से ठीक पहले नौकरियों का ऐलान किया, कहा हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, सरकार बनने के 20 दिन के अंदर इस पर नियम आ जाएगा, 20 महीने के भीतर इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी करने का भी ऐलान किया है, उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्थायी करने का ऐलान किया है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला बोला, कहा बिहार बुद्ध का प्रदेश है, बुद्धू बनाने की कोशिश मत कीजिए। बिहार का बजट ही 3,17,000 करोड़ रुपए का है, नौकरी देने के वादे के लिए 29 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? नीतीश कुमार ने कहा बिहार में अब तक 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा 15 साल में इनकी माताजी और पिताजी ने बिहार को लूटा। लालू परिवार सिर्फ लूटने के लिए जाना जाता है, ये लोग बिहार को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं। नितिन नवीन ने कहा पहले रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लिखवाया करते थे, अब 10 लाख से 20 लाख लेकर नौकरी दिया करेंगे। सुनिए जरा तेजस्वी का वादा और उस पर विरोधियों का प्रहार। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं है, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, लेकिन जो रोजगार के लिए हम 10 लाख शुरू में कह दिए थे, अब उसका खूब अच्छा से काम होने लगा। तो अब यहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि
पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। घोषणा करें दीजिए ना, 15 साल पिता माताजी में क्या नौकरी मिली थी बताइए, उसमें लगेगा लगभग 21 लाख करोड़। कहाँ से पैसा लाएंगे? अब करें सर्वे, सारे संविदा को कर देंगे तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं बनेगी इस तरह के हवाई वादों से। अब देखिए, तेजस्वी एक तरफ वादा कर रहे थे, दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा था। तेजस्वी ने सिंबल दिया, मोहनिया से कैंडिडेट थी श्वेता, सिंबल दिया, नामांकन इन्होंने कर दिया, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया। अगली तस्वीर देखिए, इनका जब नामांकन रद्द हुआ, इन्हें पता चला, बाहर निकली, उसके बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। और अब आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ खेसारी लाल छपरा में प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच थे, चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। बस एक शौक हुआ कि जितना खूबसूरत हम अपने आप के बनोगी, अपनों से ज्यादा खूबसूरत अपना सामने के बना। हमरा केवल जाति के वोट ना चाहिए, हमरा इंसान के वोट चाहिए। इंसान का क्या करता है? हम जातिवाद आदमी है ना, हम एक कलाकार है। हम कोई नेता बनने के ना चाहते हैं, लेकिन भगवान पता ना हमसे क्या। और इस माँ से भी वादा करके जा रहा हूँ, ये मेरी माँ है। क्या वादा कर रहे हैं आप इनसे? क्या वादा कर रहे हैं? जो जरूरत होगा पूरा करेंगे। मेरी माँ जो बोलेंगी आप इनसे क्या वादा करवाएंगे? विकास करवाएंगे। विकास करवाएंगे। किस तरह का विकास करवाएंगे? शिक्षा का। अब देखिए, शिक्षा का विकास सोचा है, जो जरूरत होगी वो काम करेगा। मैं यहाँ लड़ने नहीं, मैं कुछ करने आया हूँ और मेरा कोई विरोधी है ही नहीं और मैं किसी का विरोध नहीं करता। सब लोग मेरे गार्जियन हैं और सबका सम्मान है। मैं छपरा के विकास के लिए लड़ रहा हूँ यार, और कहीं भी रहूंगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, छपरा के लिए यहाँ ही नहीं, बल्कि मुझे प्रधानमंत्री के आवास पे भी धरना देना पड़ेगा, तो मैं छपरा के बेहतर के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर धरना दे सकता हूं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं। 25 तारीख को उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। समस्तीपुर में इसी ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली होने वाली है। प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं और उससे पहले पंडाल लग रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हुआ। नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने जो चुनाव लड़ रहे हैं एफिडेविट दिया है। एफिडेविट में उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ और पता चला कि नीतीश कुमार की जो संपत्ति है उनके मंत्रियों से कहीं कम है। तो देखिए जरा, नीतीश कुमार इस मामले में अपने मंत्रियों से पीछे हैं। नीतीश कैबिनेट के 37 मंत्रियों में से 28 चुनावी मैदान में हैं और 9 मंत्री विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 28 मंत्रियों में से सिर्फ 2 करोड़पति नहीं है। नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता की संपत्ति करोड़ से कम है। सबसे पहले देखिए, मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू एक्टर सुशांत सिंह के चचेरे भाई हैं। नीरज बबलू की संपत्ति 12 करोड़ है। नीरज बबलू के पास 7 लाख रुपए की एक पिस्टल भी है। नीरज कुमार सीएम नीतीश कुमार से 6 गुना ज्यादा धनवान है। 2024 में नीतीश ने अपनी संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए घोषित की थी। सम्राट चौधरी के पास 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सीएम नीतीश कुमार से करीब 6 गुना ज्यादा। सम्राट 9 करोड़ 29 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। सम्राट चौधरी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री हासिल की है। कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी सर्टिफिकेट मिला है उन्हें। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव मैदान में है। विजय सिन्हा के पास 3 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ 59 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। वो 29,94,000 रुपए की महिंद्रा एक्सयूवी 700 की सवारी भी करते हैं। पत्नी के पास
पत्नी के नाम 11,28,000 की बोलेरो और 2.5 लाख रुपए की टवेरा। इसके बाद अगला नाम प्रेम कुमार, गया सीट से 9वीं बार मैदान में है। उनके पास 3,16,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 31,50,000 का सोना है, 10 लाख रुपए की गन, राइफल और रिवॉल्वर है। प्रेम कुमार के पास 8,36,000 रुपए की टाटा सफारी है। अगला नाम है रेणु देवी, के पास 5.5 करोड़ की संपत्ति है। बेतिया, पटना और कोलकाता में जमीन मकान है। रेणु देवी के पास 510 ग्राम सोना है। इसकी बाजार कीमत 25,82,000 रुपए बताई गई। 17,34,000 रुपए की इनोवा के साथ स्कॉर्पियो कार है। बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। 1,47,00,000 रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 22,09,000 रुपए का सोना है। पत्नी के पास करीब 7 किलो चांदी है, एक टाटा सफारी है, साथ में 52,000 रुपए की राइफल भी है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। वही हम लोग एकजुटता के साथ आज हम लोग तमाम एनडीए के नेता गए हैं प्रचार के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभाल रहे। बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाए। 14 नवंबर को कहीं अता पता नहीं रहेगा। 14 नवंबर को फिर सामने भी नहीं आ पाएंगे जनता के। बहुत लोगों को ख्वाहिश थी, इच्छा थी, वो जनता के बीच चले गए। कैंडिडेट तो अपना संभाल ही नहीं पा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं लड़ाई की। अब देखिए दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर आज सड़क पर थे, रोड शो कर रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी उन पर। और देखिए जरा पीछे बुलडोजर आपको नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का जब काफिला निकल रहा था प्रचार के लिए, रोड शो के लिए, तो बुलडोजर से फूलों की बारिश हो रही। उसके बाद प्रशांत किशोर मंदिर गए, पूजा पाठ किया। प्रशांत किशोर आजकल हमलावर है सम्राट चौधरी पर, डिप्टी सीएम पर। देखिए प्रशांत किशोर का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर अटैक। सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप उन्होंने दोहराया। 1995 में तारापुर में 7 लोगों की हत्या हुई थी। स्कूल का सर्टिफिकेट लगाकर स्वयं को नाबालिग बताया। पीके का दावा है कि 15 साल बताया था, उम्र थी सम्राट चौधरी की तब 26 साल। पीके सम्राट की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पीके ने सम्राट की डिग्री पर भी सवाल उठाए हैं। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोप पर पलटवार किया। सम्राट ने पीके को जोकर तक बता दिया। ऐसे जोकर आते जाते रहते हैं, सम्राट चौधरी ने कहा। इससे बिहार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ट्रस्ट का पैसा खाकर जिंदगी नहीं चल सकती है। यह पॉलिटिकल नहीं, स्पॉन्सर्ड लड़ाई है, सम्राट ने पीके को कहा। सुनिए जरा पीके क्या कह रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। तो क्या चुनाव जीत जाने से सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त नहीं रहेंगे? लालू जी तो बहुत चुनाव जीते हैं, तो क्या भाजपा वाले उनको चारा चोर नहीं कहते हैं? क्या उनको सजा नहीं हुई? आदमी 7 लोगों के हत्या के नरसंहार का आरोपी है। इन पर कोई ट्रायल नहीं चला और इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर अपने को नाबालिग बताकर जेल से ये बाहर निकले। ऐसे व्यक्ति को कैसे भाजपा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना सकती है? मैं एक एक चीज रिकॉर्ड भी रखता हूँ। खूब बड़ी बड़ी बात हुई, यहाँ चैलेंज करूंगा, वहां चैलेंज करूंगा। अब ये छोड़िए, मैं व्यक्तिगत पे नहीं जाता हूँ, मेरा कोई रोल भी नहीं है। मैं कहा भाई लोगों ने कहा नॉमिनेशन अवैध हो जाएंगे, कोई चैलेंज करने भी नहीं आया। वो आदमी फील्ड में ही नहीं है तो उस पर क्या बात करना है। अब देखिए दिल्ली से बिहार का क्या ताल्लुक है, दिल्ली कैसे बिहार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है, उसके पीछे वजह है ये तस्वीर। दिल्ली की सीएम को आप देख रहे हैं, यमुना
कि घाट पर पहुंची साफ सफाई का जायजा लेने के लिए, क्योंकि छठ आ रहा है और छठ से सीधा ताल्लुक बिहार का है। सीएम रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं कि अधिकारियों से बात कर रही हैं। उसके बाद देखिए जरा घाटों पर सफाई का काम चल रहा है। घाटों पर आप देखिए बुलडोजर लगाया गया है, साफ सफाई हो रही है। तो छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। पहली बार छठ पूजा पर दिल्ली में 1.5 दिन की छुट्टी हो सकती है। 27 तारीख को दोपहर 2 बजे से सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 28 तारीख को दिन भर दिल्ली सरकार दफ्तरों में छुट्टी होगी। आमतौर पर दिल्ली में छठ के लिए 1 दिन की छुट्टी होती है। रेखा गुप्ता सरकार इसे बढ़ाकर 1.5 दिन कर सकती है। इस फैसले को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में लगभग 5 लाख से ज्यादा ऐसे पूर्वांचली हैं जो वोट देने के लिए बिहार जाते हैं। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया। दिल्ली में 1500 घाटों पर छठ पूजा की तैयारी हो रही है और साथ ही यमुना घाटों की सफाई भी तेजी से की जा रही है। दिल्ली के आला अधिकारी से लेकर सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर दिल्ली एलजी ने अहम बैठक की है। आइए सुनिए जरा यमुना सफाई पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। तो इस बार दिल्ली में त्योहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं जो कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। 3 महीने में इनको पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल सही थे और ये गलत थे, और अब ये अरविंद केजरीवाल की तरह ही छठ पूजा पे अब टेंट, लाइट, साउंड डायरेक्ट टेंट वालों से लगवा रहे हैं। आपने कह दिया प्रदूषण हम कम कर देंगे, तो आप इंतजार करते भाई। जो 10 साल काम नहीं हुआ आप भी 1 साल में नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी की सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बजाय राजनीति में उसको लपेट रही है। चुनाव का संकल्प था कि छठ पूजा जो है यमुना मैया के तट पर होगी और पहली ही छठ पूजा पर सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभी छठव्रतियों में, सभी पूर्वांचल के लोगों में एक उत्साह का माहौल है और ये भी साबित करता है कि पिछली सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर इस प्रकार की छठ पूजा को रोक के रखा था और छठ पूजा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे पाकिस्तान में खास ट्रेनिंग हो रही है। इंडिया को देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। क्यों? पहले एक तस्वीर दिखाऊं आपको। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, यह बता रहा है कि सेनाएं किस कदर और किस तरह से तैयार हैं। एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ आतंकवादी अपनी तैयारी में लगे। क्या कर रहे हैं आतंकी तैयारी? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। बाकायदा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं। आतंकियों की एक बड़ी रैली होने वाली है। 2 तारीख को यह रैली है। उसके लिए देखिए मंच सज चुका है। रैली में जो लोग आने वाले, बड़े बड़े आतंकी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और दूसरी तरफ आतंकियों ने बाकायदा इसके लिए पर्चे छपवाए हैं।
और इसके लिए एक ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है आतंकियों की। ट्रेनिंग 500 रुपए में होगी ये ट्रेनिंग। मुजफ्फराबाद से लाहौर तक एक बार फिर नापाक साजिशें रची जा रही हैं। कहीं आतंकियों की मीटिंग के लिए कुर्सी लगाई गई है तो कहीं आतंकियों का पूरा कुनबा रैली निकाल रहा है। 2 नवंबर को लाहौर में आतंकियों का जमावड़ा होगा। आतंकियों की भर्ती के लिए मीनार पाकिस्तान का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की कब्र खोद दी थी, तो अब जैश से लेकर लश्कर तक सारे आतंकी गुट नए आतंकियों की भर्ती करने में जुटे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका भी हश्र वही होगा जो दूसरों का हुआ। अब देखिए जरा 2 तारीख को आखिर क्या होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन बौखला गए। जैश, लश्कर और हिजबुल आतंकियों की भर्ती करने में जुटा है। 2 नवंबर को सभी आतंकी गुट साथ में जुटने वाले हैं। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में आतंकियों की बड़ी रैली होगी और इसी रैली के जरिए आतंकियों की भर्ती की जाएगी। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी इसमें शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि इस रैली में हाफिज सईद का संदेश पढ़ा जाएगा। आतंकियों की भर्ती के लिए बाकायदा एजेंसी काम कर रही है। मुस्लिम यूथ लीग युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। मुस्लिम विमेन लीग महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रही। मुस्लिम गर्ल्स लीग कम उम्र की लड़कियों को बहका रही। लड़कियों को शिक्षा की लालच देकर आतंकी बनाते हैं। आतंकी लोगों के बीच में पकड़ बनाने के लिए सामाजिक काम करते हैं और इसी बहाने आम लोगों का उन पर विश्वास हो जाता है और फिर इसी का फायदा उठाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इन लोगों से आतंकी फंडिंग के लिए चंदा भी लिया जाता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऐसे में आतंकी संगठन दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो। आपको बताऊं इतना ही नहीं, बाकायदा 500 रुपए में आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए पार हो गए। यानी आतंक की ट्रेनिंग टमाटर खरीदने से ज्यादा सस्ती है पाकिस्तान में। देखिए ट्रेनिंग कैसे हो रही है। देख रहे हैं टमाटर 700 में है और आतंकी ट्रेनिंग 500 में। पाकिस्तान में टमाटर से सस्ता है आतंकी बनने का कोर्स। अफगानिस्तान से जंग के बाद पाक में महंगाई और बढ़ गई है। पाकिस्तानी मार्केट में टमाटर मिल रहा है 700 रुपए किलो। हाल ही में ये पाकिस्तानी लोग टमाटर खरीद नहीं रहे थे क्योंकि कई लोगों की एक दिन की आमदनी से ज्यादा महंगा टमाटर है। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन आतंकी ट्रेनिंग महज 500 रुपए में। दरअसल आतंकी गुटों में फंडिंग की भारी कमी है। ऐसे में जैश ने लोगों के ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। 500 रुपए देकर कोई भी आतंकी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें हर दिन 400 मिनट का लेक्चर होगा। इसका नेतृत्व मसूद अजहर की 2 बहनें करने वाली हैं। सादिया अजहर और सुमेरा अजहर लोगों को आतंकी बनाएंगी। इस वक्त जैश ए मोहम्मद लेडी ब्रिगेड खड़ा कर रही है। ऐसे में मसूद की बहनें महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। लोगों को फंसाने के लिए इन्होंने कोर्स की फीस 500 रुपए रखी है। बदले में सभी को अच्छे पैसे देने का भी वादा किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को आतंकवाद पर साफ साफ कह दिया है कि किसी की भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर होते हैं, चाहे वो किसी से भी बात करें। यह अगली तस्वीर है, ट्रंप ने दीपावली मनाई और अपनी टीम के साथ। Thank you. ट्रंप ने दीप प्रज्वलित किए, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन लगाया। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। लेकिन इस फोन कॉल के बाद पाकिस्तान डरा हुआ क्योंकि दोनों नेताओं ने दिवाली के साथ आतंकवाद पर बात की और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने के बाद कहा, 2 महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। किसी भी तरह का आतंकवाद हो,
इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा, क्योंकि पाक अमेरिका को अपनी हितैषी समझ रहा है। 10 दिन बाद लाहौर में बड़ी आतंकी रैली होने वाली है और इसमें कई वांटेड आतंकी शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब उसे डर है कि कहीं भारत दोबारा हमला ना कर दे। इससे पहले भी पीएम मोदी पाक को चेतावनी दे चुके हैं। रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ ने भी पाक को चेताया है कि अगर पाकिस्तान आतंक को पनाह देगा, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। वहीं अमेरिका भी आतंक के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ है। सुनिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद क्या कहा। दिवाली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। आज मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई। हमने व्यापार और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं है। मोदी बहुत शानदार व्यक्ति हैं। वो बीते कुछ सालों में मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल मैंने आपको बताया था एक्स डीजीपी पर बेटे की हत्या का आरोप लगा है। एफआईआर हो गई। पूर्व डीजीपी के बेटे की मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं रही। यह आप देख रहे हैं डीजीपी की पत्नी जो मंत्री रही है, यह उनका बेटा जिसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, और यह पंजाब के पूर्व डीजीपी। आज एक तस्वीर सामने आई जिसमें डीजीपी बैठे हुए हैं और बेटे का जो जनाजा है वो सामने रखा हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बेटे की मिट्टी सामने रखी है, डीजीपी, उनकी पत्नी और रिश्तेदार खड़े हुए हैं, लेकिन बेटे की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हुई। क्या पंजाब के पूर्व डीजीपी का बेटा ड्रग्स लेता था? क्या पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे को मानसिक बीमारी थी? क्या पूर्व डीजीपी के अपनी बहू के साथ अवैध रिश्ते थे? क्या पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई? पूर्व डीजीपी के बेटे के दाहिने हाथ पर कहां से आए सिरिंज के वो निशान? क्या पूर्व डीजीपी ने रची अपने बेटे की हत्या की साजिश? मेरे बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई थी, तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, इसलिए मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा। मैं जिद करके मैंने पोस्टमार्टम कराया, और पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई है मेरे पास, उसमें जो पुलिस ने लिख के दिया उन्होंने कि इट इज ए सस्पेक्टेड केस ऑफ ओवरडोज। फिर जो डॉक्टर्स ने प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है कि उनकी फोर आर्म पे, एंटीरियर हिस्से पे दोनों तरफ इंजेक्शन के निशान पाए गए, जिसका उन्होंने नमूना लिया है सील करके और विसेरा सील करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। वो लोगों के सामने आएगा कि क्या है। क्या अकील की मौत का कोई सियासी कनेक्शन भी है, या फिर पंजाब के ड्रग माफिया का कोई खेल? क्या शिकायतकर्ता का असली चेहरा? रहस्य, सस्पेंस और मिस्ट्री में फंसे ऐसे सैकड़ों सवालों को मुकम्मल जवाब का इंतजार है। लेकिन एक्स डीजीपी पर गंभीर आरोप बेटे के वायरल वीडियो से लगे। आरोप पर क्या सफाई दी? आरोप लगा कि बेटे की हत्या की साजिश रची। इस पर उन्होंने सफाई दी, मौत को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगा बेटे ने वीडियो में कहा था कि उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। इस पर एक्स डीजीपी ने कहा वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ शिकायत दी है। आरोप लगा बेटे ने कहा था परिवार के लोग हत्या की साजिश कर रहे हैं। इस पर डीजीपी ने कहा करीब 18 साल से मनोरोगी था बेटा, वो नशा भी करता था। आरोप लगा बेटे को झूठे आरोप में फंसाया। सफाई दी, वो अक्सर नशे की हालत में हिंसक हो जाता था। इल्जाम लगा बेटे को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा। इस पर सफाई थी, एक बार मेरी बहू की जान जाते जाते बची थी, तब मैंने खुद बेटे को पुलिस के हवाले किया था। सुनिए जरा, पहली बार डीजीपी एक्स डीजीपी कैमरे के सामने आए, क्या कह रहे हैं? कि हम सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं, मेरी वाइफ भी और मैं भी, और मैं अपने सियासी दुश्मनों की नीच हरकतों को भी समझता था। और पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई है मेरे पास, उसमें जो पुलिस ने लिख के दिया उन्होंने कि इट इज ए सस्पेक्टेड केस ऑफ ओवरडोज। नमूना लिया है सील करके और विसेरा सील करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। ये बच्चा, इसको हम समझाते रहे 18 साल की हिस्ट्री में, जो कि पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। पंजाब पुलिस को सबको पता है, पंचकूला पुलिस में भी 2 बार ऐसे केस रिपोर्ट हुए जब बच्चा बहुत वायलेंट होता था। मैं देश के दुश्मनों से लड़ा हूं, इनसे क्या मैंने डरना है?
अब सवाल यह है कि बेटे की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, यह आपको बताऊं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ढेरों सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। अकील के दाहिनी कोहनी से ऊपर सिरिंज का निशान मिला है। सिरिंज के निशान कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। इस बीच मुस्तफा परिवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है मुस्तफा परिवार जल्द ही जांच में शामिल होगा। शिकायत करने वाले शमसुद्दीन चौधरी से भी पूछताछ हुई है। शमसुद्दीन चौधरी से करीब 6 घंटे सवाल जवाब हुए। केस की जांच एसआईटी कर रही है, जिसे एसीपी विक्रम नेहरा हेड कर रहे हैं। एसीपी विक्रम के मुताबिक दोनों वीडियो को उन्होंने देखा है। पारिवारिक विवाद जरूर लग रहा है, लेकिन जांच पूरी होगी। मौत से जुड़ी तमाम चीजों को कब्जे में लेकर जांच की जाएगी। मृतक अकील के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, 5 दिन में आएगी। जांच के बाद यह साफ होगा कि वो मनोरोगी था या फिर नहीं। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं इस पर। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में की गई है और वो मृतक के फादर, मदर, पत्नी और बहन के खिलाफ की गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मामले की संजीदगी को देकर एकदम साइंटिफिक एविडेंस पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को बेस किया जाएगा। चाहे वो सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, उनकी जेन्युइननेस को लेकर, फिर जो पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सैंपल्स कलेक्ट किए गए उसके प्रॉपर एनालिसिस से कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, सीसीटीवी फुटेज, फिर पुरानी यदि उन्हें कोई पुलिस में इधर या पंजाब में कंप्लेंट्स दी हुई हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी, उन सभी को देखते हुए प्रॉपर फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब देखिए जरा, डीजीपी एक्स डीजीपी कह रहे हैं उनके खिलाफ सियासत हो रही है। दरअसल डीजीपी नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार रह चुके हैं। ये उनके साथ तस्वीरें। डीजीपी पर जो शख्स आरोप लगा रहा है, अगली तस्वीर देखिए, यह है शमसुद्दीन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। डीजीपी पर आरोप लगाने वाला शख्स कौन है शमसुद्दीन, आइए आपको बताऊं। पंजाब में मलेर कोटला के रहने वाला है शमसुद्दीन। पहले शिरोमणि अकाली दल से जुड़ा हुआ था, बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ रहे। मलेर कोटला एमएलए मोहम्मद जमील के पीए बने। करीब 1.5 साल पहले पार्टी के लिए काम बंद कर दिया। खुद को पूर्व डीजीपी के ससुराल से जुड़ा बताते हैं। अकील से कुछ मौकों पर मुलाकात का दावा भी किया है। पूर्व डीजीपी ने शमसुद्दीन के दावों को झूठा बताया। पूर्व डीजीपी कहते हैं उसके ऊपर बैंक फ्रॉड के केस थे। यह है वो शख्स जो आरोप लगा रहा है। आइए अब बात लाइफ का फंडा की। आज गोवर्धन पूजा है, आपके लिए लाइफ का फंडा भी उसी से जुड़ा है। दीपावली के बाद देश के कई राज्यों में यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार लाइफ का एक बड़ा फंडा भी देता है कि अहंकार चाहे भगवान को हो या इंसान को, आगे बढ़ने और नई चीजें सीखने से रोक देता है और अपने साथ असंतोष और तनाव लाता है। मान्यता है कि ब्रज के लोग बारिश के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्र को इस बात का घमंड हो गया। वो अक्सर लोगों की मिन्नतों का इंतजार करते और उनकी कड़ी पूजा की जाती, तभी भगवान इंद्र पानी बरसाते। इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। लोगों को समझाया कि धरती और गोवर्धन पर्वत से ही उन्हें और उनकी गायों को भोजन मिलता है। इस बात से नाराज इंद्र ने गुस्से में भारी बारिश कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और ब्रज के लोगों को शरण दी। इंद्र जी ने 7 दिनों तक लगातार भारी बारिश की, लेकिन कृष्ण भगवान और गोवर्धन पर्वत की वजह से लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। इंद्रदेव जैसा अहंकार कई बार हमें भी अंधा कर देता है। अपनी ताकत और बुद्धि को हम बहुत बड़ा समझने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे आसपास की चीजें हमारे हिसाब से चलें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भी इंद्रदेव की तरह बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन गोवर्धन पूजा के जरिए अहम फंडा सीख सकते हैं। कुदरत सबसे पहले अहंकार का ही विनाश करती है, इसलिए ज्ञान के साथ विनम्रता जरूरी है। जिंदगी में असली सुख और समृद्धि चाहिए तो धरती और कुदरत से जुड़ाव भी काफी अहम है। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे जिंदगी में अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।